क्या अभी खरीदने का मौका है या फिर अभी थोड़ा रुक जाएं, पहले युद्ध शांत होने दें? क्योंकि अगर शांत हो गया तो उसके बाद फिर बाजार चढ़ना शुरू करेगा, इस उम्मीद में अगर रुके रहे तो फिर अच्छे भाव छूट जाएंगे। ये तमाम तमाम सवाल आपके मन में भी आ रहे होंगे। जो पैसा पहले टूटा वो तो टूटा, लेकिन अब इन लेवल्स पे क्या ये अट्रैक्टिव लेवल्स आ गए हैं, इस पे बात करते हैं। और हम लगातार इस कवरेज को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। मेरे साथ सुनील सुब्रमण्यम जी इस समय ज्वाइन कर रहे हैं। सुनील जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार नमस्कार। सर ये क्या से क्या हो गया? ये तो 24,000 का लेवल भी तोड़ दिया बाजार ने। और ये आप वैसे इशारा दे गए थे पिछले शो में, आपने बोला था कि भैया सिचुएशन कोई बहुत बढ़िया है नहीं अभी। तो जो हम्म, आप बोल रहे थे वो तो फटाक करके आ गया, एक हफ्ता भी नहीं लगा उसमें। अभी हमारी पिछले हफ्ते ही बात हो रही थी ये तो पहले तो बहुत शुक्रिया एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार समय देने के लिए, लेकिन ये स्थिति कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और ऐसी भयंकर बिकवाली इक्विटी मार्केट में। और कच्चा तेल एक दिन में 26% 25% ऊपर, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है भैया। जब बढ़त आती है तो भी इसी तेजी से आती है ना। तो सी देखिए, बात क्या है कि जैसे अमेरिका ने सोचा था ये वॉर एक क्विक एंड इजी वॉर नहीं है, लंबा चल रहा है। और ईरान के पास अभी भी दम है, अभी भी मिसाइल्स फायर कर रहे हैं। और हमारे लिए तो खास करके इंडिया के बारे में सोचें तो तेल का मामला तो सबसे गंभीर है। और इस चीज के अंदर देखिए, सिंपल सी बात है ना कि हमारे लिए तीन तरह से इसका झटका लग रहा है ना। एक है कि आपको जो तेल की दाम की बढ़त का इम्पैक्ट, ये अब समझिए कि एक महीने तक ऐसा चला अगर, तो जीडीपी ग्रोथ से लेकर इन्फ्लेशन या फिस्कल डेफिसिट, दोनों में बैलेंस करना होगा गवर्नमेंट को कि क्या हम एक्साइज ड्यूटी कटवा के इसको ऑब्जर्व करेंगे या कस्टमर को पास ऑन करेंगे। वो सेकंड बात है। और तीसरी है कि अर्निंग्स ग्रोथ, क्योंकि क्रूड का जो इन्फ्लुएंस है ना इन टर्म्स ऑफ एज अ रॉ मटेरियल, ढेर सारे कंपनी और सेक्टर में है। तो एक सस्टेन्ड कॉस्ट को क्या इस टाइम में वो पास ऑन कर सकेंगे कंज्यूमर्स को? अगर वो पास ऑन कर दिया तो इन्फ्लेशन के ऊपर और एक झटका। राइट, इन्फ्लेशन बास्केट में खाली तेल नहीं है, बाकी प्रोडक्ट्स की बस। तो ये एक तरफ एक झटका है। सेकंड चीज क्या हो रहा है कि आपको इमर्जिंग मार्केट की सेल ऑफ हो रही है। तो उस चीज के अंदर पैसा कहाँ जा रहा है? थोड़ा गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड में भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। इक्विटी मार्केट की जो मार्जिन मनी की प्रॉब्लम हो रही थी उसको मीट करने के लिए इनिशियली गोल्ड उतना बड़ा नहीं, फिर भी गोल्ड में थोड़ा जा रहा है, मगर ज्यादातर पैसा अमेरिकन डेट में जा रहा है। क्योंकि सेफ असेट है, 4% का विदाउट करेंसी रिस्क का रिटर्न मिल रहा है। तो एफआईएस की जो पैसा वापस उधर जा रहा है उसमें डॉलर का स्ट्रेंथनिंग जो हो रहा है उसके कारण रुपये का भी वीकनिंग हो रहा है। तो लैंडेड प्राइस ऑफ ऑयल में एक तरफ ऑयल का दाम का राइस, दूसरी तरफ आपको डॉलर की करेंसी के कारण रुपी प्राइस ऑफ ऑयल में और भी तेजी हो। थर्ड चीज क्या है कि ये तेल तो अल्टीमेटली $100 जो भी है उसके ऊपर हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया है, बिकॉज हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए ये तेल मिलेगा तो भी उस जरिए नहीं आ सकता है। तो घूम फिर के साउथ अफ्रीका का जो भी है उधर घूम के आना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द तेल तो इंडिया के लिए डेफिनेटली ये जो कहते हैं ना अंग्रेजी में क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर ऑन ऑल द फ्रंट्स। तो इसके कारण फाइनल पॉइंट क्या हो रहा है कि शॉर्टिंग बाय एफआईआईस। देखिए, ये लॉन्ग ओनली आप डेटा पुल आउट करके देखिए, यस एफआईआईस ने भयंकर बिकवाली की है, मगर आप ग्रॉस और नेट की बात करें तो क्या हुआ है कि मेरे ख्याल में 60 to 70% ऑफ द टोटल फ्लोस इज सेलिंग, 30 to 40% इज बाइंग। तो इट्स नॉट दैट वो जो कौन लॉन्ग टर्म में एफआईआईस खरीद रहे हैं, मगर जो शॉर्ट टर्म में जो जो एक्शन ले रहे हैं ना हेज फंड्स और जो एल्गोरिथमिक फंड्स है, उनका क्या होता है कि इट्स अ फॉलिंग नाइफ। क्यों कह रहा हूं मैं कि उन्होंने ट्रिगर सेट किया होगा कि इंडिया का ऐसा आंकड़े ऑयल इतना जाता है तो बेचो। तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली बेचता है, ये नहीं सोचता है कि ये कितने दिन के लिए 100 पे टिकेगा, क्या वापस आ सकता है। ये सोच उसके मन में नहीं आती है, ये क्योंकि मैकेनिकल कंप्यूटर है। ऑल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का जो इम्पैक्ट अभी दिख रहा है। और इसीलिए फाइनल पॉइंट क्या है कि अब पैसिव इन्वेस्टर्स जो है इंटरनेशनली, जो इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ में या इंडिया स्पेसिफिक ईटीएफ में पैसा डाल रहे हैं वो विड्रॉ करना शुरू कर दिए हैं। इसका रिजल्ट कहां दिख रहा है? क्लियरली दिख रहा है कि बैंक इंडेक्स सबसे ज्यादा सफर हो रही है। अभी बैंक इंडेक्स की गिरावट तेल का उतना क्या डायरेक्ट लेना देना थोड़ी है। तो ये आपको दिखा रहा है कि ब्रॉडर इंडेक्स रिलेटेड पैसा से जब निकलता है तो 35% हमारा एक्सपोजर तो
बैंक में है। और इस चीज को समझते हुए ये जो हेज फंड्स होते हैं ना, वो और भी बैंक इंडेक्स को शॉर्ट कर रहे हैं फ्यूचर्स में, और स्पेसिफिक स्टॉक्स को भी शॉर्ट कर रहे हैं। तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि ये कि जो कहते हैं ना, वो आपने देखा होगा, वो अवलांच करके है, वो छोटी स्नोबॉल करके, वो इसके सामने शुरू होती है, नीचे जाती जाती तेजी बड़ी होती पकड़ती है और बड़ा बढ़ते बढ़ते जाता है। तो उस तरह का एक मोमेंटम, नेगेटिव मोमेंटम का जो स्थिति बना है, तो इसीलिए ये सब हम आज इम्पैक्ट क्लियर कट देख रहे हैं। बट मेरा मानना है कि अल्टीमेटली ये सब एक ही चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि वॉर कितने दिन तक चलेगी। जो ईरान में नई लीडर का अभी ऐलान कर दिया, उसने उसके कारण और भी मिसाइल लगाया, तो क्या अमेरिका और इसराइल इस वॉर को जल्दी खत्म कर सकते हैं कि नहीं? अभी उसी एक ही चीज के बाकी बाकी सब इसका फॉल आउट है, और ये एक पॉलिटिकल है। और मेरा मानना है कि आप देखिए कि फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ऑयल प्राइस, अमेरिका की जो ऑयल प्राइस है, टेक्सास लाइट, उसमें और भी तेजी से प्राइस इंक्रीज हो रही है कंपेयर टू ब्रेंट क्रूड। आई मीन लेवल्स अभी इक्वल हो गए हैं दोनों का, $101 के करीब है, मगर नॉर्मली उसमें एक डिस्काउंट में चलता था ना टेक्सास लाइट। जी जी। That means the fall and the rise in American Texas crude is gone even more. तो अमेरिकन इन्फ्लेशन के लिए ये बहुत डेंजर है। और ट्रम्प की जो मांग है कि रेट कट करे, वो कहाँ से होगा? तो इसीलिए मेरा मानना है कि एक अभी उनका रिवर्टिंग एक्शन, अगर मैं कहूं तो वॉर जल्दी मिलेगा, बहुत लोग कहेंगे, बेवकूफ है ये बंदा, क्या कह रहा है, वॉर तो यहाँ कहाँ। बट नहीं सोचिए सर, उस कोई तरफ। नहीं कहेगा, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स पास कर दिए हैं, वो बोल रहे हैं कि जो वो स्टेटमेंट से इत्तेफाक नहीं करता है वो बेवकूफ है। वो ये बोल रहे हैं कि जब ये युद्ध खत्म होगा और जब ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगी बहुत ज्यादा ईरान में और ईरान अपने घुटने टेक दे देगा, तो उसके बाद क्रूड की कीमतें नीचे आ जाएंगी, और जो इससे बात नहीं करता वो बेवकूफ है, इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता वो बेवकूफ है, उन्होंने ये बोल दिया। लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि दुनिया भर में शांति के लिए और सेफ्टी के लिए ये छोटी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यानी कैलकुलेशन कर रखी थी कि छोटी कीमत कितनी होगी, पहले से कर रखी थी कैलकुलेशन कि ये छोटी कीमत होगी छोटी अच्छी कीमत, खासी। अब ये तो थोड़ी छोटी कीमत है यार। $57 पे था टेक्सास लाइट, अभी डबल हो चुका है। ये कहां से छोटी है? उन्होंने जस्ट बातचीत के लिए ऐसे कह रहे हैं, ये छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी कीमत है। और अमेरिका में ये प्राइस उधर पब्लिक को हिट करने लगेगा। तो ये ट्रम्प बातें एक करते हैं, एक्शन दूसरा करते हैं। जरूर वो अभी उनके जो टीम है वॉर रूम में जो हो रहा है, वो बात होगी कि क्या सोच सकते हैं कि ये 100 हो गया तो बस हो गया, नहीं, अनप्रडिक्टेबल है। मैं नहीं कह रहा हूं कि 140 जाएगा, मगर हिस्ट्री कहता है कि ऐसे तेल रिलेटेड मामले में जब जियो पॉलिटिकल रिस्क आई है तब गया था। ये पास हिस्ट्री बता रही है। अब वही पे है। तो आने वाले दिन में खाली वही कह रहा हूं मैं तो, एज एन इन्वेस्टर, आपने पूछा कि क्या करना चाहिए, इंट्रोडक्शन में कह रहे थे आप। मेरा मानना राइट फ्रॉम डे वन यही है कि वॉर के कारण आप पैनिक मत कीजिए और बेचिए मत। नंबर टू, वॉर के पहले जो आपका एसेट एलोकेशन था, जो आप अपनी फ्यूचर के लिए एक इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट, गोल्ड सिल्वर में जो निवेश कर रहे थे आपके रिस्क कैपिटल के हिसाब से, जो जो भी पोर्टफोलियो का आपका एसेट एलोकेशन था, उसी को जारी रखकर एक स्मॉल, माइक्रो स्मॉल, मेरा मानना था कि आपका फ्री कैश फ्लो में 1% हर दिन आप लगाएं। तो ये मेरी सलाह बदली नहीं है, क्योंकि ये कोई किसी ने मार्केट का बॉटम सही से पकड़ा नहीं है, जैसे किसी ने मार्केट का हाई को भी नहीं पकड़ा है। तो अगर गिर रहा है तो उस गिरावट में थोड़ी थोड़ी अपनी पोर्टफोलियो को खरीदे। रिस्क कहाँ पे है कि अब सोचेंगे कि अरे मेरे को लगेगा कि अरे तेल रिलेटेड पेंट और टायर ज्यादा गिरेंगे और यहां बच्चे बैंकिंग ज्यादा गिर रहा है। तो ऐसी गेसवर्क के लिए टाइम नहीं है ये। आपका जो तय किया गया पोर्टफोलियो एलोकेशन था, उसी को जारी रखकर हर दिन थोड़ी बहुत, मेरा कहना है 1%, जो भी फ्री क्लैश आपके पास है उसको लगाइए, बट सेम प्रोपोर्शन में जिसी पे। तो इसके लिए वॉर के कारण आपको डरना मना है, डरावट है, मगर डरना मना है मैं कहूंगा, बिकॉज ये सब स्थितियां टेम्पररी है। और इन कौन सी भी स्थिति में अरे जीडीपी पे असर आएगा, कितना, आधा परसेंट आएगा, होने दो ना। फिर भी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग देश होगी ना वर्ल्ड में, राइट? तो ये मेरा मानना है कि आज आप शांति से रहिए, बेचिए मत। हाथ में कैश है तो 1% उस कैश को आज भी मार्केट में डिप्लॉय कीजिए, यही मेरी सलाह होगी।
आई नो दैट ये इमोशन का प्ले है, ये फियर का प्ले है, और मेरी बातें बहुत कहना आसान है। जो व्यक्ति एक्चुअल फील कर रहा है इसके पोर्टफोलियो में इरोशन, उसकी तो मनोवैज्ञानिक स्थिति अलग होगी, मुझे पता है। बट फिर भी एज अ सलाहकार के तौर पर मुझे यही कहना है कि यही करना है, यही मैं कर रहा हूँ। और ऑफ कोर्स आपके पास स्पेयर कैश ही नहीं है, पूरा मार्केट में लगा दिया तो बात अलग है। मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी को बेचकर आप निवेश कीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। नो सेक्टर रोटेशन, नो प्रॉफिट बुकिंग। तो अभी भी प्रॉफिट में होगा ना, 5 साल पहले किया तो कुछ तो प्रॉफिट होगा। नहीं, पता नहीं, वो वर्तमान तो पेपर पे दिखाई दे रहा होगा शायद, मतलब होगा भी कि नहीं समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि स्टॉक्स तो बहुत बुरी तरीके से नीचे चले गए, और आप कह रहे हैं सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इन स्तरों पर। में। पिछली बार आपसे बात हुई थी तो आप ये वाले लेवल्स बता रहे थे, 23,800, 23,500 वाले लेवल्स बता रहे थे कि ये आ सकते हैं। तो व्हाट इज द वर्स्ट लेवल? मतलब आप क्या समझते हो कि अगर ये युद्ध और खिंच गया, अगर कुछ और समय डोनाल्ड ट्रंप ना माने और वो अड़ गए, हम्म तो कच्चा तेल यहाँ से और ऊपर चला गया, $150 के आसपास आ गया, तो ये अपना अगर बेंचमार्क निफ्टी की बात करें तो ये कहाँ तक पहुंच सकता है, और करेक्ट हो सकता है यहाँ से? ना ना, बिल्कुल हो सकता है उस पे कर में। ऑयल अगर बढ़ता है और तो शॉर्ट्स और भी बढ़ेंगे शॉर्ट टर्म में तो। सी देखिए, बॉटम ऑफ द मार्केट मेरा, मैंने फ्राइडे को मैंने जब देखा था लेवल, तो मेरा मानना था कि अप टू 10% गिर सकता है। अभी फ्राइडे का लेवल से अब तक कितना गिरा है तो नेट उसका डिफरेंस लेके दीजिए। मेरा फ्राइडे के लेवल से 10% तक, मेरे मेरे ख्याल में तब 93 था डॉलर ऑयल, फ्राइडे को नाइट को। पर वो तो सिर्फ 2.5% गिरा है, आप 10% की बात कर रहे हो सर। दस, आप कॉस्पी वाले बाजार की बात कर रहे हो, निफ्टी वाली मतलब इंडिया के बाजार की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो वही इंडिया में तो 2.5% ही गिरे हैं। हाँ आप वही तो थोड़े, ये बात ना थोड़ा कहीं निवेशकों को हर्ट हो जाएगी, दिल पे नहीं, बैठ हर्ट जाएंगे हो वो जाएगी लोग। मगर सी देखिए, वही मैं कह रहा हूँ ना कि इंडियन मार्केट कभी सस्ता तो नहीं थी ना, नंबर वन। नंबर टू, क्या हो रहा है कि ये शॉर्टिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, एक अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग हो रहा है, जैसे लेवल्स जो ऑलरेडी कीन किए गए कंप्यूटर में, उसके कारण ऑटोमेटिक मशीन सेलिंग कर रही है, नंबर वन। नंबर टू, पैसिव फंड्स से अगर वो निवेशक ही पैसा निकाल रहा है तो अब हमें एफआई के फंड मैनेजर को ब्लेम करके फायदा नहीं है, क्योंकि अगर उसके फंड से पैसा निकल रहा है तो गिरेगा, नंबर टू। और नंबर थ्री बात है कि दुनिया की सभी देशों के माफिक ये वर्स्ट इंपैक्ट ऑफ द वॉर इंडिया के लिए है, क्योंकि हम 85% अपना तेल को इंपोर्ट करते हैं। ये वॉर का इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है, मगर वॉर के इंपैक्ट का पूरा कॉन्सेंट्रेट, जैसे आपने देखा होगा ना, छोटी उम्र में एक मैग्नीफाइंग ग्लास को रखकर सूर्य उदय, सूर्य की जो है, उसको एक पेपर में कागज को जलाने की कोशिश कर रहे थे। तो कॉन्सेंट्रेट देखिए, बिकॉज अमेरिका एक ऑयल एक्सपोर्टर है, ठीक है। इसराइल का कोई ऑयल का जो ज्यादा नहीं, किसी के ऊपर, और ये गल्फ कंट्रीज का तो अब ऑयल की प्राइस बढ़ने से उनकी प्रॉफिट सब बढ़ेगी, क्योंकि सब ऑयल एक्सपोर्टर है। और रशिया के लिए ऑयल का एक्सपोर्टर है, रशिया के लिए फायदा है। चाइना के लिए, बिकॉज चाइना भी ऑयल इंपोर्ट कर रही है, चाइना के लिए बैड है। और इंडिया के लिए ये बैड है। तो कॉन्सेंट्रेटेड अटैक इंडिया पर ही होगा, तो इसीलिए अब कहना कि ये लेवल्स जो पूछ रहे हैं ना, कि इसका कोई एक लेवल्स नहीं होता है। जैसे गोल्ड के दाम में कोई वैल्यू नहीं होता, प्राइस ही डिसाइड करते हैं, वैसे ही ये जो स्टॉक मार्केट, क्योंकि हमने कभी कभी से ही हम अपने एक नॉर्मल वैल्यूएशंस के आगे ही चल रहे थे। अभी भी इस गिरावट के बाद वी आर स्टिल 50% हायर पी रेशियो देन इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। ओके। तो नेचुरली लोग जब अब स्थिति में देखेंगे कि शॉर्ट टर्म के लिए इंडियन मार्केट से दूर रहने की सलाह होगी फॉर द फॉरेनर्स, तो उस हिसाब से देखें तो डीआईए का भी जबरदस्त खरीदारी हो रहा है जितना, मगर कितना, ये लिमिटलेस तो नहीं है। एक एक लिमिट है उसका भी। जो देखिए 5% कैश रखते हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज में देखिए, 5% ऑफ द इक्विटी मार्केट क्या है, 35 लाख करोड़ है। उसके अलावा हाइब्रिड का 10-15 लाख करोड़ जोड़िए, 50 लाख करोड़। तो उसका 5% कैश कितना होता है, 2.5 लाख करोड़। करेक्ट। तो अभी उस हिसाब तक वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट डीआईएस, डीएमएफ और डीआईएस भी यही सोचेंगे कि अगर शॉर्ट टर्म में गिरावट है तो मैं क्यों ना इंतजार करूं। अब मैं रिटेलर के वो सलाह क्यों नहीं दे रहा हूं, मगर डीएमएफ, क्योंकि वो एक तरफ उनके पास नॉलेज होता है कि कितने शॉर्ट्स बिल्ड हुए सिस्टम में, ओपन इंटरेस्ट क्या है,
कि कौन सी है, और ब्रोकर्स के साथ बात करते हैं कि आपकी कस्टमर्स, यानी ब्रोकर्स माने इंटरनेशनल ब्रोकर्स, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि उनकी जो कस्टमर्स हैं उनको क्या एडवाइस दे रहे हैं, वो क्या एक्शन ले रहे हैं, एक जानकारी होती है जिससे उनका एक टाइमिंग का इफेक्ट बेहतर होता है। पर रिटेल के पास वो नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गिरावट में थोड़ी थोड़ी खरीदारी करें। और क्यों मैं कह रहा हूँ कि वो 10% की बात मैं कह रहा हूँ कि जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का ईपीएस ग्रोथ के ऊपर जो इफेक्ट आएगा, आज क्या हुआ है कि फर्स्ट रिएक्शन सभी का था, अरे भैया निफ्टी की गिरावट हुई तो हमारी फॉरवर्ड वैल्यूएशन अभी सस्ते है। मगर गलती क्या है उसमें कि फॉरवर्ड वैल्यूएशन में अपने सेम ईपीएस ग्रोथ जो बिफोर द वॉर था उसको लेकर फॉरवर्ड पीई को कैलकुलेट कर रहे हैं। हम्म। अभी वो नहीं हो सकता है, डेफिनेटली क्रूड इंपैक्टेड सेक्टर्स में रीएडजस्टमेंट करना होगा। तो उस हिसाब से अभी नई जो 1 ईयर की फॉरवर्ड पी है, वो हर एक्सपर्ट जो कहते हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर, एनालिस्ट, इंश्योरेंस के फंड मैनेजर, ये अभी कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या इंपैक्ट होगा, और फिर फॉरवर्ड पी के हिसाब से क्या इंडिया ट्रूली वैल्यू जोन में घुस रही है, तब तक ये गिरावट आएगी। तो एक कंसेंसस व्यू कि हम अभी एक क्लोज टू वैल्यू आ गए, एक सेफ्टी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ गया, तभी ये रुकेगी ना। तो ऑलवेज मार्केट ओवर करेक्ट करता है, ओवर रिएक्ट करता है, फिर स्टेबलाइज होता है। तो मैं कह रहा हूं, जब मैंने कह रहा हूं कि 10% की डाउन साइड, मैं नहीं कह रहा हूं कि मार्केट उधर ही टिके रहेगी, वो होगा बाउंस बैक का लेवल। जब एक, वही मैं कह रहा हूं, तो इसलिए डरने की नहीं, डरने की मैंने वॉर के बारे में तो अभी क्या, मैं क्यों डरा हूं? अरे मार्केट ने गिरा करके ऑलरेडी सबको डरा दिया, मैं घर डराने पहले की डरा दिया, पर ये कह रहा सर हूं। हम ऊपर से आ तो गए ना, हम 26,300 के लेवल से तेईस हम्म। हजार सात सौ 23,800 पे आ गए बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से। ये तो 10% हुई, जो जो अभी पहले वाली 10% निकल ली मार्केट, उसको भूल जाएं और आगे के 10% और देखें। एक मिनट, एक मिनट, मैं जस्ट हम 26,300 पे थे और अभी हम 24,000 के लेवल पे आ गए हैं। तो 26,300 से पहले ये 23,800 के लेवल पे तो हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं पहले ही। नहीं नहीं नहीं, आप सही बात कह रहे हैं। तो मैं 24 से, मे बी ओके पापो, अब 24,000 से 5% ले तो 22,800, करेक्ट। हाँ, अगर जो आप अभी बोल रहे हो वो वाला ठीक है, 5% लें तो। हाँ, तो तो ट्वेंटी फिर टू 10% फ्रॉम 24,000 विल बी टू बैड। ओके, टू बैड, यस। विल बी, आई एग्री। हाँ सो हाँ। उस लेवल से 2200 से 5% लिया तो 22,800। बट ये मैं टेक्निकल में कोई नंबर से नहीं कह रहा हूँ भैया। हम आज मैं कम गिरे हुए हैं ना, आज चीज कि दुनिया भर के बाजार, पता नहीं जापान वालों को क्या हो गया, कॉस्पी वालों को क्या हो गया, 7-8% गिर गए थे, तो उनको देख के टेंशन हमें ज्यादा हो रही है। हम तो गिरे 3% अभी। तो इसलिए मैं कह रहा बिकॉज था हम कम गिरे हैं, बाकी सब ज्यादा गिरे हैं आज। वो उसका कारण क्या है? जो ज्यादा ऊपर गया वो ज्यादा नीचे गिर रहा है यार, वो सिंपल, हम उतना ऊपर नहीं गए ना। तो उधर तो एआई के कारण बहुत जबरदस्त तेजी आई थी। तो उधर अब क्या हो रहा है ना, सभी जगह पे एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग ही क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम। उधर भी क्या हुआ है, किसी ने मार्जिन लेके लॉन्ग लिया हुआ उधर, ओके, जिसको अभी करेक्शन के कारण जो मार्जिन कॉल के लिए मीट करना पड़ रहा है, वो कहीं और मार्केट से या कुछ गोल्ड से, कुछ सिल्वर से, कहां से प्रॉफिट बुक है वो मीट करेंगे ना, फ्रेश पैसा उसके पास कहां से आएगा एक हेज फंड के लिए? तो ये हो रहा है। तो इंडियन मार्केट में हमारी गिरावट खाली इसके कारण नहीं, एक तो हमारी स्थिति ही बहुत गंभीर है, मगर उसके अलावा एक 3 साल पहले निवेश किया उसका तो थोड़ा तो प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट को बुक करके वो उस वाले मार्जिन को उसको मीट करना है ना, तो इट्स अवे फ्रॉम फंडामेंटल्स। अभी मेरे को कैश की जरूरत है, तो मैं देखूंगा कि कहाँ मुझे लिक्विडिटी है। और लकीली और अनलकीली जो भी बात कहें, इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी भयंकर है, बिकॉज डीआईएस के पास पैसा है। अभी तक था। अभी तक था ना, अभी भी है, बिकॉज मैंने कहा ना 2.5 लाख करोड़ का टोटल कैश बैलेंस है भैया, अभी 25-30 हजार की बात हो रही। तो सही। ओके, तो कैश है म्यूचुअल फंड के लिए, वही मैं बट वो कब खरीदेंगे, जब उनको लग रहा है कि अब ये गिरावट थम गई। तो इट्स अ जजमेंट कॉल बाय अ फंड मैनेजर। मगर जैसे मैं कह रहा था, रिटेल निवेशक को ये जजमेंट कॉल लेना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि छोटी 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 रकम, धीरे धीरे आप स्टे इन्वेस्टेड रही है इस मार्केट में, यही है। पर आप ये हमेशा बोलते हो कि ये जो युद्ध की स्थिति होती है शॉर्ट टर्म में हो जाती है। हमने हिस्टोरिकल कुछ डेटा भी एनालाइज किया था जिसमें युद्ध की जो स्थिति है वो जब खत्म हो जाती है तो बाजार चढ़ना शुरू हो लेकिन जाता है। रशिया यूक्रेन वॉर का भी नहीं, 3, लेकिन मेरा सवाल ये था कि उसमें तब डोनाल्ड ट्रम्प नहीं थे। नहीं मगर रशिया यूक्रेन वॉर का इतना ही गंभीर था, ऑयल तो 140 तक गई थी। तो लीव डोनाल्ड ट्रंप आउटसाइड,
ऑयल प्राइसेस। हाउ कैन वी लीव डोनाल्ड ट्रम्प से, मतलब बिकॉज इन्होंने डोनाल्ड तो, ही डोनाल्ड इज द ट्रम्प, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नाउ। नहीं नहीं, मगर ऑयल उसको हिट करता है। ये कंफर्ट जोन मेरी कहां से आ रही है कि तेल का मामला उसके लिए गंभीर है, रोड की वोट बैंक के लिए गंभीर है। तो इसीलिए वो इसको 100 से ऊपर जाने से उसको भी पसीना छूट रही होगी, और सोच रहे होगा कि किस तरह मैं तेल का दाम को नीचे करूं। और एक एक्सट्रीम एक्शन जो कर सकता है मैं बताऊं आपको, जी। वो हो सकता है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट जो है उसके आसपास की जो टेरिटरी है वो अपने कब्जा में ले ले। अमेरिका कॉन्कर्स 100 किलोमीटर्स ऑफ द बॉर्डर अराउंड हॉर्मुज स्ट्रेट और जबरदस्ती इसको खोलता है। वो करेगा तब उसने ही हैज फुल्ली डेमोलिश्ड द नेवल फोर्स ऑफ ईरान एंड फुल्ली डेमोलिश्ड द एयर फोर्स, क्योंकि फिर वो कहेगा कि मैं हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल, बाकी ईरान की बात बाद में देख लेंगे। फिर बाकी के लोग करने देंगे, ये जो बाकी की खाड़ी देश है, इतने आसानी से जान देंगे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कब्जा करने देंगे डोनाल्ड ट्रंप को? ये तो फिर सर बहुत ज्यादा बड़ा एंगल हो जाएगा, मिडिल ईस्ट वर्सेस यूएस। नहीं नहीं, मिडिल ईस्ट के लिए भी ये शांति का माहौल है ना, कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में ये हो गया तो उनकी तेल भी कितने दिन तक स्टोरेज में रखेंगी भैया तेल। अरे तेल का वेल को शट कर दिया बिकॉज हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं जा रहा है, तो उसको रीओपन करने में बहुत कॉस्ट होते हैं ना। तो वो देश भी दे वांट टू पुश आउट द ऑयल, ऑयल अभी पंप हो रहा है, स्टोरेज वेसल का एक लिमिटेशन है ना। तो ये दे वो समर्थन देंगे, बिकॉज अगर अमेरिका ये करता है तो समर्थन देंगे, बिकॉज उनको चाहिए यही। और अगर उनकी एयरफोर्स और मिसाइल का जो है उसका उसको धस कर दिया कंप्लीटली, तो उनके लिए भी थ्रेट कम होता है ना भैया। क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? सबकी इंटरेस्ट में है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को जितनी जल्दी सेफली खोला जाए। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होती है इंश्योरेंस कंपनी, जो इन शिप्स को, जहाजों को इंश्योर करती है। वो जितने भी बाकी स्टेटमेंट है वो अपना इंश्योरेंस को करने के लिए तैयार नहीं है। उनके लिए कंफर्ट के लिए एक एक्सट्रीम स्टेप हो सकता है। प्रोबेबिलिटी मैं मानता हूं कि खाली 2% होगी, मगर ट्रम्प के लिए ऑयल का दाम का बढ़ना इतना ही हानिकारक है जितना हमारे लिए है। तो इसीलिए वो एक ट्रिगर होगा एक्शन के लिए। वो किस तरह से मिस्टर अनप्रडिक्टेबल मिस्टर ट्रम्प एक्ट करेंगे, ये तो हम बैठ के चर्चा ही कर सकते हैं। उनके यहाँ जो एक्शंस होगी अनप्रडिक्टेबल होगी। मगर मेरा मानना है कि तेल उनको भी हर्ट करता है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। सक्सेस और फेलियर हाथ में नहीं है उनके, बस कोशिश करेंगे कि तेल के दाम को कंट्रोल में कैसे लाए इस स्थिति में। वही मैं कह रहा हूँ। तो और उसीलिए मेरे लिए एक पॉजिटिव सिग्नल कहाँ से आ रही है कि जब अमेरिकन कंज्यूमर को ये तेल का दाम हिट करता है तो वो एंटी ट्रम्प मूड तेजी से बढ़ेगा। तो फिर उसको ट्रम्प के लिए वो बहुत बड़ी, बिकॉज मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहा है कुछ महीनों में, और उसका रेट कट का तो सिनेरियो ही बंद हो जाएगा अगर तेल की गैस की प्राइसेस बढ़ रही है यूएस में। सही है। राइट। तो इसलिए मेरा मानना है कि अल्टीमेटली ये एक लेवल जिसमें पहुंचा है कि मार्केट ट्रम्प को एक सबक सिखा रही है, तेल की मार्केट, कि ये है आपके एक्शंस का एंड रिजल्ट, आप ही को आके बाइट कर रही है। आपने सोचा कि वॉर से आप बहुत पॉपुलर प्रेसिडेंट हो जाएंगे उधर, बट अगर ग्राउंड लेवल में इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आप मोस्ट अनपॉपुलर प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो एक्चुअली द ऑयल मार्केट इज टीचिंग मिस्टर ट्रम्प अ लेसन, वही मैं कहूंगा। पर सर ये फाइनेंशियल मार्केट्स में ही हो रहा है सब कुछ, और मैं तो इसको पिछले एक साल से देख रहा हूँ। पहले बिटकॉइन में हुआ ये, हम्म। उसके बाद फिर सोने और चांदी में हुआ। चांदी में तो बहुत स्ट्रांग हुआ। ट्रम्प हमेशा कुछ ऐसा करते हैं जो ये कमोडिटी मार्केट और उनके एसेट्स को एकदम से हिलाती है। उसके बाद फिर कच्चे तेल में हुआ। हम्म। मतलब एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से होते देखा, और वो बहुत शॉर्ट स्पैन में, जिसको होते 5-5 साल लग जाते थे, ये 2-2 3-3 महीने में खेल हो गया है हर एसेट क्लास में। तो पहले बिटकॉइन, फिर सोना चांदी, फिर बेस मेटल्स, फिर कच्चा तेल। करेक्ट। ये कैसे हो सकता है? इज इट पॉसिबल एक साल में सब कुछ ही अचानक से ही ट्रम्प की बयानबाजी से ऊपर नीचे हो रहा है? वही कह रहा हूँ ना मैं, मार्केट को आज एक टर्प, टर्प माने ट्रम्प, TURP, ट्रम्प अनसर्टेनिटी रिस्क प्रीमियम, ट्रम्प अनसर्टेनिटी रिस्क प्रीमियम हर एसेट क्लास में ऐड किया गया है, जो उसकी वॉलिटिलिटी को जबरदस्त बढ़ा देती है। और जो ये होता है ना ECG की चार्ट की तरह हर हम्म। एसेट क्लास बिहेव कर रहा है। तो दैट्स की थिंग। तो अल्टीमेटली देखिए, हम मैं अब मैं कह रहा हूँ 5%, अब कह रहे हैं कि 5 क्यों होगा, ये होगा। ये देखिए, अगले मैंने जब 26,000 पे था और मैंने 10% कह दिया था, तो
तब भी बोल रहे थे कि अरे सर इतना बैड न्यूज क्यों दे रहे। मगर मार्केट का ये बैड और गुड नहीं है, मार्केट के लिए ये जस्ट रिएक्शन है। और आजकल क्या हो गया, ये एफएनडो का जो ये होता है ना, यही मार्केट को बहुत टेंशन क्रिएट करता है मेरे ख्याल में। इवन एफआईएस के अंदर 100% एफआईएस बिकवाली नहीं कर रहे हैं। 30% to 40% अभी भी खरीदारी कर रहे हैं जो लॉन्ग टर्म व्यू के हैं, वो कंटिन्यूसली खरीदारी कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि रिटेल निवेश को भी वो लॉन्ग टर्म एफआईआई को फॉलो करना है। सिंपल सी बात है, आप सब लॉन्ग टर्म के लिए हो मार्केट में। मैं रिटेल ट्रेडर या मार्जिन ट्रेडर को ट्रेड स्पेकुलेटर एफ एंडो में कर रहा है उसके बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस सर हम तो आपको फॉलो करते हैं, आप बताओ फिर क्या। सब यही सवाल पूछ रहे हैं ना, ये तो बहुत ही ज्यादा इस समय फेमस सवाल है भैया, गिरावट हो गई है तो कुछ खरीदा जाए। खरीदा जाए तो क्या खरीदा जाए, तो मैंने कहा जब सुनील जी आएंगे उनसे पूछ लेंगे कि क्या खरीदा जाए, अभी तो अपने को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो क्या खरीदा जाए सर, एज अ फंड मैनेजर अगर अभी कॉल लेनी हो तो आप किस सेक्टर की तरफ जाओगे, कौन से स्टॉक्स आपको बेहतर लग रहे हैं? देखिए, मेरे लिए बैंकिंग में जो करेक्शन हुआ है वो लॉन्ग टर्म तौर पर अनजस्टिफाइड है। ये तेल का उतना असर बैंकिंग के ऊपर सडनली, बैंकिंग जो आपको बहुत बढ़िया सेक्टर सब दिख रहा था, उसके लिए इतना करेक्शन, ये एक स्पेकुलेटिव करेक्शन है, ड्रिवन बाय स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग। फॉर अ लॉन्ग टर्म निवेशक ये अच्छा मौका है बैंकिंग बीएफएसआई सेक्टर को खरीदना। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि 30% तो इंडेक्स में तो बैंकिंग है ही, बट आप अपने पोर्टफोलियो में इवन उसको 40 या 45% कर सकते हैं। देखिए अगेन, मैं अपनी उन आर्ग्यूमेंट से अभी आपने मुझे हिला दिया और पुल कर रहे हैं। मैंने कहा कि जो पोर्टफोलियो आपका एलोकेशन था पहले उसको, हाँ उसको उसको ठीक नहीं। कर दिए। तो अब आप पूछ रहे हैं सेक्टर वाइज, नहीं, तो पर किसी को नया करना हो, किसी को नया करना हो तो वो देखेगा ना मार्केट को। जैसे आज तो सब लोग सुबह सुबह उठेंगे तो नहा धो के सब अपने अपने काम पे जा रहे होते हैं, बीच में ये पता नहीं कहाँ से आ गई टेंशन स्टॉक मार्केट की, तो लोग तो अभी दोपहर को खोलना शुरू करेंगे स्टॉक मार्केट, वो देखेंगे यार दोबारा खरीदेंगे या कुछ खरीदें, तो क्या खरीदें, सब नहीं यही नहीं पूछ रहे होंगे। नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई भी नया नहीं है मार्केट में। सब लोगों का एक्सिस्टिंग एक्सपोजर है। कौन है नया ऐसा? कोई नया बंदा जो उसको कल नौकरी मिली है वो नया हो सकता है, और ऐसे थोड़ी है। 99% ऑफ द पीपल ऑलरेडी एक्सपोज टू द मार्केट है ये भैया। ये कौन सी नई खरीदारी की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि जो भी है आपकी पोर्टफोलियो, आप असेस कीजिए उसको कि कहाँ मैंने निवेश किया था, उसी को रिप्लिकेट कीजिए भैया। प्लीज आप मुझसे सेक्टर, मुझसे मेरे मुंह से मत निकलवाइए, क्योंकि वो मेरे जो अभी मैं कह रहा था उसके ऑपोजिट में भी कह रहा हूँ ना, नहीं वो सही नहीं है। मुझे लग सही है। रहा है ऐसे, मगर कह रहा हूँ ना कि अगर आपको पहले बैंकिंग आपके पोर्टफोलियो में 20 था 30 था, उसी के हिसाब से कीजिए आप सेक्टर। मुझे लग रहा है कि बैंकिंग में अनजस्टिफाइड है, पर उसके कारण अभी डाके पैसा डाल के कल और 5% गिर गया बैंक इंडेक्स, तो मुझे आप गाली देंगे ना? नहीं 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 देंगे, मतलब नहीं, संभाल लेंगे संभाल लेंगे, हम संभाल लेंगे। हम ये बोल रहे हैं कि जैसे फाइनेंशियल आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है ना, अनजस्टिफाइड है, तो ऐसे और क्या क्या अनजस्टिफाइड, क्योंकि इस साल हमने देखा कि मेटल्स में पैसा बना, पीएसयू बैंकों में पैसा बना और एनर्जी में पैसा बना, बस यही वाले सेक्टर थे जो चल रहे थे, वो भी बेचारे नाम मात्र के चल रहे हैं, गिरने वाले तो बहुत हैं। करेक्ट। आईटी 21% नीचे है इस साल, रियल एस्टेट 17% नीचे है, एफएमसीजी 11% नीचे है, ऑटो 8% नीचे, गिरने वाले तो बहुत हैं। तो अभी गुड वर्सेस बैड वाली जो सिचुएशन आ गई है, तो उसमें कहाँ नहीं, पर अगर आप ये सवाल एलोकेशन? पूछ रहे हैं मुझसे तो आपको मैं, आप गुड वर्सेस बैड मुझे पूछ रहे हैं, तो जिसमें कम गिरावट होगी वो पूछ रहे हैं या किसमें हाँ, राइज होगी वो पूछ रहे हैं? जो क्योंकि आउट परफॉर्म करेगा, आउट परफॉर्म मतलब जो कम गिरेगा, या फिर जहां तो पर। उसको क्यों खरीदना है अभी? उसको आपको चाहिए जो ज्यादा गिरेगा मगर ज्यादा बाउंस बैक होगा ना। आपकी सोच ही मैं बता रहा हूँ कि ये ठीक नहीं है। ये अभी जाके कम गिरावट वाली को थोड़ी खरीदेंगे ना, तो राइस भी कम होगा ना। अरे तो आप, अभी भी आपको लगता है जहां पर फिर तो वही बात हो गई कि कौन से वैल्यूएशंस पे बहुत सही स्टॉक्स मिल रहे इसलिए हैं। ना तो डाइवर्सिफिकेशन की बात होती है, इसलिए जैसे आपने पहले डाइवर्सिफाई किया था उसी रेशियो को मेंटेन किया। बार बार मैं वही कह रहा हूँ रजत जी कि इस सिलसिले में, इस जियोपॉलिटिक्स के कारण आप कुछ बदलाइए मत। आपके पोर्टफोलियो में कुछ कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा गिरेंगे, कुछ कम गिरेंगे, उसी को उसी स्पेसिस पे खरीदिए, ताकि जो ज्यादा बढ़ने गिर के बढ़ने वाला है वो शायद कुछ टाइम के बाद होगा, और जो हम्म। कम गिर के बढ़ने वाला है वो पहले होगा। बट पोर्टफोलियो में आपके सभी होंगे और डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट कंट्रीब्यूट करेगा ना। तो मैं रिपीट कर रहा हूं वापस कि जो मुझे लगता है कि बैंकिंग में कम गिरावट और इसके ज्यादा होने की गुंजाइश है, बट अगर शॉर्टिंग बाय हेज फंड्स बढ़ गया तो मेरी राय भी गलत होगी ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरा आउटलुक ऑलवेज एक लॉन्ग टर्म में होता है। तो जो मैं बात कहता हूं तो मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं।
तो उसमें क्या होता है कि हर निवेशक की सोच ऐसी नहीं होती है। मैं अभी कुछ कहूंगा देखो 2 महीने के बाद बोलेंगे अरे यार क्या आपने बोला बैंकिंग बोला, ये देखो इतना गिरा। मेरा 2 महीने की आउटलुक ही नहीं है ना। तो मेरा वही है, मैं वापस आप मुझसे मुंह से खिंचवा रहे हैं मुझे से सेक्टर्स, मगर मैं कह रहा हूं कि बैंकिंग में जो गिरावट है वो स्पेकुलेटिव गिरावट है और नॉट कोरिलेटेड टू फंडामेंटल्स। ओके, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। तो इसके बाद गिरावट और भी ज्यादा भी हो सकती है, मगर जब वॉर खत्म हो जाए बैंकिंग सबसे ज्यादा बाउंस बैक करेगा, बिकॉज ये शॉर्टिंग जो बात हो रही है, स्पेकुलेटिव टेंडेंसी जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो रियलिटी है कि बैंकिंग इज द बेस्ट, इस क्वार्टर की प्रॉफिट देके, इस साल की आउटलुक देके और लॉन्ग टर्म फ्यूचर देके बीएफएसआई स्पेस ही बेस्ट है। ठीक है, मगर और भी गिरावट हो सकती है और भी तेजी से हो सकती है, बिकॉज इतना इंडेक्स में इसका हिस्सा है। निफ्टी बैंक इंडेक्स एक बहुत बड़ा प्लेयर है इस होल एफ एंड ओ की सिनेरियो में। तो नेचुरली वॉलिटिलिटी उसके कारण बढ़ गई है, नॉट बिकॉज ऑफ अ फंडामेंटल रीसेट। वेर एज पेंट, टायर या एयरलाइन, ये सबको डायरेक्ट इंपैक्ट है तेल का, राइट? तो उनकी ईपीएस में इंपैक्ट आएगी। तो उसको जज करके कब वापस आएंगे, कितना वन टाइम लॉस कितना होगा उनके लिए, ये कारण फिर बाउंस बैक होगा, ये जज करना मुश्किल है। मगर बैंकिंग में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। बैंकिंग में प्रॉब्लम क्या है कि कोई शॉर्ट कर रहा है जिसका इंडिया का नेगेटिव व्यू है, पैसा जी। निकल रहा है पैसिव फंड से। तो यही मेरी एक रूट कॉज एनालिसिस जो मैं कह रहा हूं, उससे मुझे लगता है कि बैंकिंग शायद और तेजी से गिर सकती है आने वाले दिन में। बिकॉज फ्राइडे में बैंकिंग वर्स्ट था, आज भी बैंकिंग वर्स्ट है। तो ये कंटिन्यू हो सकता है क्योंकि जब तक शॉर्टिंग होगी कंटिन्यू होगा। मगर जब ये वॉर का सिलसिला खत्म होगा, पीपल रियलाइज करेंगे अरे यार 6 महीने पहले मैंने बैंकिंग को इन्वेस्ट किया था, 1 साल पहले मैंने पीएसयू बैंक में निवेश किया था, कुछ आइडिया थे, वो आइडिया वापस आ जाएगी। बिकॉज वैल्यूएशन भी करेक्ट हो चुके होंगे और वो सोच है लॉन्ग टर्म इंडिया ग्रोथ का बैंकिंग के साथ जो संबंध है वो कहीं नहीं जाएगी। तो उसी हिसाब से मैं कह रहा हूं, मेरी जो अब सोच है, तो आप क्लैरिटी से समझ लीजिए जो मैं कह रहा हूं, राइट? हाँ ठीक है। तो जो है आपके पास वो सही है, डाइवर्सिफिकेशन लेकर चलो। और जो सेक्टर अभी सर ने बताया वो है फाइनेंशियल, लेकिन उसमें गिरावट भी हो सकती है, पर जब ये स्थिति नॉर्मलाइज हो जाएगी तो सब उसको देखना शुरू कर देंगे। अभी नहीं, अभी तो बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है सिस्टम में। जो आपके पास है उसमें सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे सर ने बताया। और डाइवर्सिफिकेशन यही इस समय एक गुरु मंत्र है। सर, आखिरी सवाल हम्म। वो है कि वर्ल्ड कप जीत लिया हमने, तो हम्म। ये हमें अब आदत पड़ गई है बहुत जबरदस्ती, हमको तो हर टूर्नामेंट जीतना ही जीतना है। तो एक जो कल जीते और जो लड़के खेले उनके ऊपर आपका कमेंट, और साथ साथ बुमराह की बॉलिंग कैसी लगी आपको? देखिए, जैसे कल मैंने देखा एक इंडिया को जो पहले मैंने नहीं देखा था। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि इंडिया का जो स्थिति होता है, एक कंजर्वेटिज्म होता है अप्रोच में। मैंने कल देखा जो इंडिया की युवा की बदलाव है उनकी सोच में, वो इंडियन टीम में मुझे दिखा यस। कि भयंकर, अरे 6 ओवर में 92 रन पावर प्ले में, ये एक खुल के खेलना विदाउट विदाउट केयर, दैट कॉन्फिडेंस, ये नई इंडिया जो है, मैं कहूंगा कि भारत, ये नई भारत का जो एक कॉन्फिडेंस है वो कल के खेल में दिखा मुझे। वो सबसे बड़ा विन है। ट्रॉफी जीते हमारे बात अलग है, और यस। जो उनकी जो एक सोच थी कि मैं 250 नहीं टारगेट कर रहा हूं, मैं 300 टारगेट कर रहा हूं, मैं उस हिसाब से खेलूंगा। जो बन गए वो बन गए, जिस हिसाब से वो कर रहे थे 300 वॉज ऑन ट्रैक। बट 1 ओवर में 3 विकेट गया। फिर भी देखे लास्ट ओवर में आके दुबे ने आके 20 रन मार के उसको एटलीस्ट 250 के ऊपर लाया। तो ये जो एक मैं कह रहा हूं कि रियल स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया इस टीम के जरिए हमें दिखा कि फियरलेसनेस एंड, जब बैटिंग पहले कर रहे हैं तो खुल के बैट कीजिए, कोई टारगेट मन में रखिए मत, बट हर बॉल को चांस मिले तो मारिए। तो मुझे वही बहुत खुशी हुई कि मुझे भारत, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसी खेलती थी और विंडीज एक जमाने में जब मैं टीम्स में यस। था, वेस्ट इंडीज ऐसे खेलती थी, उनके तो बाकी के ओपोनेंट डरते थे उनसे। तो अब इस विक्ट्री के बाद सारी क्रिकेटिंग दुनिया इंडिया से डरेगी। तो मेरा टेक अवे वही है। और बुमराह की बात करें तो उन्होंने T20 मैच को T16 मैच कर दिया है। हम यस। जो भी टारगेट लगाएंगे दूसरी टीम को, उसमें 4 ओवर में 20 या 30 रन बुमराह का हटा के, हमारी सही टारगेट है कि बाकी के 16 ओवर में हम उस रन रेट को कैसे अचीव करें। तो बुमराह का इफेक्ट यही है
कि उसने T20 टूर्नामेंट को T16 टूर्नामेंट में बदला दिया। बेस्ट कमेंट था सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण दिन बिस्तर का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद, धन्यवाद।